ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आपदा जोखिम को कम करने में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक पीयूष आनंद और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार। नमस्कार पीयूष जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू निखिल, धन्यवाद। पीयूष जी, चक्रवाती तूफान रेमल के भारत पर पड़ने वाले असर को देखते हुए क्या आप हमें चक्रवात से पहले और चक्रवात के बाद जो भी आपदा शमन की रणनीतियां हैं उनके बारे में बताएंगे? इस तूफान के बारे में जब भी सूचना हम लोग को मिली आईएमडी के माध्यम से, तो उसके बाद एक बृहद स्तर से कार्रवाई की गई है। कुछ कार्रवाई ऐसी है जिसमें कि आपकी जानकारी में होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसके बारे में संवेदनशीलता दिखाते हुए इन्होंने कल स्वयं एक मीटिंग चेयर की थी, हाई लेवल मीटिंग जी। और उन्होंने इसकी तैयारियां जो है उसका जायजा लिया और जो संबंधित अधिकारियों को उसमें निर्देश दिए कि कैसे कैसे क्या कार्रवाई करनी है। तो उन्हीं निर्देशों के तहत जो एनडीआरएफ की हम लोगों ने 14 टीमें वहां पे प्री प्लेस करा दी थी, जहां जहां संभावना थी कि ये तूफान का असर पड़ेगा। तो 14 टीमें हमने वहां प्लेस करा दी थी ताकि हम लोगों का अगर वहां पे नुकसान होता है तो हम लोग जल्दी से जल्दी वहां पहुंच के लोगों को राहत पहुंचा सके। तो ये तो हम लोगों ने किया जो तूफान आने के पहले की बात है, जो प्री डिप्लॉयमेंट की बात है। और तूफान आने के बाद जो हम लोग का रोल होता है वो रिलीफ देने का होता है। जैसे ये रात को लैंडफॉल हुआ और उसके बाद से बारिश हुई है, तो जो आप लोगों की जानकारी में होगा, कुछ जगह पेड़ वेड़ टूटे हैं, कुछ जगह पानी बहा है, कुछ जगह कुछ दीवार गिरी है। तो उसमें जहां जहां पे भी हम लोगों को बुलाया गया है लोकल जो डिजास्टर अथॉरिटी द्वारा, तो हम लोग ने जाके वहां पे पेड़ वेड़ काट के उनको जो है रास्ते क्लियर किए हैं। कई जगह जो रोड्स बाधित हो गई थी तो रास्तों को हम लोगों ने क्लियर किया है। और जो अगेन लोगों की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वो हम लोगों ने शुरू से ही कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, लोगों को बताने के लिए क्या वो कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस को भी हम लोग बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पीयूष जी, अभी मानसून के जल्दी आने की उम्मीद है और साथ ही लेनिना का प्रभाव भी है, जिससे आने वाले महीनों में ऐसी संभावना जताई गई है कि और भी चक्रवातों की संख्या बढ़ सकती है। तो आप हमारे श्रोताओं के लिए बता सकते हैं कि चक्रवातों के दौरान बेसिक तौर पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मैं आपके माध्यम से सभी आपके श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि इस संबंध में भारत सरकार बहुत सीरियसली इन सब चीजों को लेती है और ऐसा जब भी कोई चीज अगर जानकारी मिलती है, कोई प्रेडिक्शन आता है, तो इस बारे में एडवाइजरीज या सलाह पत्र जो है अलग अलग लेवल पे इशू किए जाते हैं। जी। मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि जिसके एरिया में भी जुड़ी हुई ये इंसिडेंट एक्सपेक्टेड है, तो वो जो भी ये सुझाव या सलाहें वितरित की जाती हैं उनको गंभीरता से उनको ध्यान में दें और उनका पालन करें। ये बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार हम लोगों ने देखा है पूर्व में कि इन्हीं कारणवश कई लोग उन चेतावनियों को ध्यान नहीं देते हैं और जब मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर हो जाता है तब थोड़ा उनको नुकसान ज्यादा हो जाता है। पहली चीज तो मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी चेतावनियां दी जाती हैं उनको सीरियसली लें और उनका पालन करें। ये इसीलिए इश्यू की जाती हैं ताकि आप के नुकसान को कम से कम किया जा सके। इसी क्रम में भारत सरकार ने जितने भी टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके माध्यम से एसएमएस भिजवाने की सुविधा भी की है। अभी आप लोग को बताना मैं चाहूंगा कि करीब वेस्ट बंगाल में ही करीब 20 करोड़ से ज्यादा एसएमएस भिजवाए गए थे ताकि हर आदमी ये मान के हम लोग चलते हैं कि उसके पास कोई ना कोई मोबाइल फोन है। तो जो भी हम लोग बता रहे हैं, जो भी सरकार बताना चाह रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज के बारे में अवगत हो सके और वो जो भी सुझाव दिए जा रहे हैं उनको पालन कर सके। अपने साइक्लोन की बात कही तो उसमें जो भी कोस्टल एरियाज हैं उसमें जो फिशिंग में इन्वॉल्व हैं जो भी लोग, चाहे छोटी बोट हो चाहे बड़ी बोट हो, तो उनको ही ध्यान में रखने की जरूरत है। इस संबंध में हमेशा ये सलाह दी जाती है कि इस संबंध में इस पीरियड में आप लोग समुद्र में मत जाएं। जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस हैं, शिपिंग ऑपरेशंस हैं, उसके लिए भी कई पाबंदियां उस पीरियड में लगती हैं, उसको भी देखने की जरूरत है। अब मतलब नेट रिजल्ट यही है कि जो भी चीज बताई जा रही है वो जो भी एक्सपर्ट एजेंसी उसमें डील कर रही है वो जो बता रही है उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। और खासकर अगर हम लोग इन सब में इन्वॉल्व नहीं है तो यथाकथा कोशिश करें कि हम लोग अंदर रहें, इंडोर रहें और मतलब इन सब चीजों को अवॉइड करें। 2-4-6 घंटे की जो बात है उसके बाद एक बार ये चीज जब पास हो जाती है तब हम लोग अपने जो भी रोजमर्रा की कार्रवाइयां हैं उसमें आगे काम कर सकते हैं। पीयूष जी, जब भी कोई आपदा आती है तो लोगों को भय तो होता ही है और आपदाओं से बचने के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं। तो अगर जहां तक एनडीआरएफ की बात है तो एनडीआरएफ जो भी बचाव या पुनर्वास कार्य करते हैं और व्यक्ति अगर कोई संपर्क करना चाहता है जिनके द्वारा व्यक्ति एनडीआरएफ तक पहुंच सकता है तो उनके बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को। एनडीआरएफ जो है वो पूरे भारतवर्ष में उसका फुटप्रिंट है। हमारी 16 बटालियन है और उसके अलावा
करीब 38 और जगह है जहाँ पे हम लोग के या तो RRCs हैं या टेम्परेरी लोकेशंस हैं। वहाँ पे ये हम लोग इसलिए वाइड स्प्रेड फैले हुए हैं ताकि जब भी कभी हमें अगर कहीं जाने की जरूरत पड़े तो जल्दी से जल्दी हम लोग पहुंचे। अब आपका जो प्रश्न है कि कोई भी आदमी अगर किसी चीज से परेशान है, दिक्कत में है, एनी नेचुरल डिजास्टर, तो एक नंबर मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहूंगा। जी जरूर। वो चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। ये हमारी जो हेल्पलाइन का नंबर है, नंबर मैं दोहरा रहा हूँ, 9711077372। मैं एक बार पुनः रिपीट करूंगा, 9711077372। तो अगर हमारी हेल्पलाइन पे कोई भी आदमी कॉल करता है तो हम लोग जो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बना होता है, तो उससे संपर्क स्थापित करते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे इस एरिया से इन सज्जन का फोन आया है। वो अपने लेवल पे वेरीफाई करते हैं। और ये यहाँ पे बड़ी अच्छी व्यवस्था है इस फोर्स के लिए कि अगर लोकल लेवल पे कोई SDM भी अगर NDRF में जो भी हमारा सबसे नजदीकी अधिकारी है, बटालियन कमांडेंट है, उसको फोन कर देता है, तो हम लोग तुरंत, ये निर्देश है सबको कि आप तुरंत जो है मोबिलाइज होंगे, अपनी टीम को भेजेंगे और जो फॉर्मल पेपर वर्क है वो बाद में हो जाए। जी। मकसद पूरी फोर्स का यही है कि हम लोग जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकें किसी भी डिजास्टर में, ताकि जल्दी से जल्दी पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा राहत दे सकें। पीयूष जी, आप जहां तक हम NDRF की बात करते हैं तो आपदा प्रबंधन में काम करने के लिए सर्वोच्च संस्था है और खासकर प्राकृतिक आपदाओं के अलावा भी कुछ ऐसी घटनाएं होती है जैसे आग लगने की घटना हो जाती है जो चिंता का कारण बन जाती है। कभी कभी आग लगने की घटना बड़ी हो जाती है और अभी बीते दिनों में उत्तराखंड में जो जंगलों में आग लगी, अगर हम उसकी भी बात करें तो मतलब इन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यदि आप लोगों को सलाह देना चाहेंगे तो किस तरह से उन्हें उपाय बताए जा सकते हैं जो हम सभी के लिए सहायक हों? जो फायर इंसिडेंट्स है वो NDRF के मैंडेट में नहीं है। अभी बस थोड़ा बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक फॉरेस्ट फायर के बारे में हम लोग ने अभी 3 टीमें अपनी ट्रेन की हैं। जी। बट आपने जो प्रश्न उठाया, बेसिकली जो अभी 2 इंसिडेंट्स हुए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में उठाया है। जी। तो ये जरूर है कि एज अ पुलिस ऑफिसर कुछ सुझाव मैं जरूर आपके श्रोताओं से शेयर करना चाहूंगा। ये अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हम लोग ऐसी घटनाओं में निश्चित रूप से गिरावट आ सकती है। एक तो यह है कि हर एरिया में, हर कोई बिल्डिंग के लिए कुछ फायर सेफ्टी नॉर्म्स बने हुए होते हैं। तो हम लोग कोशिश करें कि जो भी अपना निर्माण कार्य करें उन सब नॉर्म्स को फॉलो करें। जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट हम लोग लगा सकते हैं वो लगाएं। जो भी इक्विपमेंट हम लगाते हैं उसका एक पीरियड होता है जिसके बाद उसके अंदर का केमिकल एक्सपायर हो जाता है, तो उसको रिफ्रेश करें, नए केमिकल से रिप्लेस करने की जरूरत है तो वो करें। जी। अगर हम लोग कोई ऐसे एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं जहाँ पे पब्लिक प्लेस, जहाँ पे प्राइवेट घर के अलावा कुछ और लोग बाहर वाले भी आते हैं, तो वहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट रूट की बात आती है। अगर हम लोग वहाँ पे, हमारे पास कुछ स्टाफ डिप्लॉयड है, तो भाई स्टाफ की ब्रीफिंग हो। इस संबंध में जो भी निर्देश है वो अलग अलग जगह वहाँ पे उस कैंपस में, उस परिसर में हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं प्रोमिनेंटली, ताकि अगर आते जाते किसी आदमी की नजर पड़े तो वो देख सके और उसका पालन कर सके। और जो भी कुछ एरियाज होते हैं जो कि ज्यादा फायर प्रोन है, जिसको हम लोग फायर हैजर्ड जोन कह सकते हैं, वहां पे उनको क्लियरली मार्क करें। पॉसिबल ये है कि उसकी बैरिकेडिंग करें। और जो ऐसे साधन हैं या ऐसे इक्विपमेंट हैं या ऐसे कोई गैसेज हैं या जो सामान है जो ज्यादा फायर के लिए इन्फ्लेमेबल है, उसको थोड़ा ऐसे एरिया में ना रखें जहाँ पे पब्लिक की आवाजाही ज्यादा है, और थोड़ा उसको प्रॉपर्ली गार्ड करके रखें ताकि वो सिक्योर्ड रहे। पीयूष जी, NDRF का काम अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि जब भी आपके लिए काम का अवसर आता है तो वो किसी न किसी चुनौती या किसी घटना के सामने ही होता है, आपदा का मुकाबला आपको करना होता है। ऐसे में हम जरूर चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को ये पता चले कि किन किन चुनौतियों और बाधाओं का आपको सामना करना पड़ता है, इसके बारे में बताएं। NDRF जो है ये अभी काफी नया फोर्स है। आप सबको या आपके श्रोताओं को शायद ध्यान होगा जी। ये 1999 में एक साइक्लोन आया था उड़ीसा में, और उसके बाद 2000 के जो प्रथम दशक में 3-4 घटनाएं हुई थी। गुजरात में अर्थक्वेक आया था, उसके अलावा सुनामी आया था 2004 में, जिसमें भारी जान माल की नुकसान हुआ था। जी। तो ये सारी घटनाएं जब हुई थी तो उसके बाद भारत सरकार ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया 2005 में, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया। और उसी के क्रम में 2006 में NDRF का गठन हुआ। और NDRF भी जब शुरू में बनी थी तो इसमें 8 बटालियन बनी थी। फिर ये 2010 में ये इसकी 10 बटालियन हो गई, फिर इसको 12 हो गई, और फाइनली 18 में ये बटालियन जो है आज की तारीख में 16 हो गई। तो ये तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे हम लोग इसमें बढ़े हैं जी। अब ये जरूर है कि हम जहां पे भी जाते हैं तो निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा, कई चैलेंजेस हम लोगों के पास आते हैं। अब जैसे अगर आप जो साइक्लोन की बात करें
यद्यपि हम लोग सभी खुश हैं कि इसमें कोई नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है, जी बट हमारी सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है कि जब हमें रिस्पॉन्ड करना होता है तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो जहां पे हमारा टारगेट है, डेस्टिनेशन है, जहां हमें जाना है, जी वहां के जाने आने के रास्ते कई बार टूट जाते हैं, तो हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए कई बार हम लोगों को हेलीकॉप्टर या एयरफोर्स के हवाई जहाज से पहुंचने के लिए मदद मिलती है। जी दूसरी चीज, जब हम लोग पहुंचते हैं तो कई बार वहां मौसम बहुत खराब होता है या हवा बहुत तेज चल रही है। जैसे अगर आप फ्लड वाटर की बात करें और अगर रिवर का बहाव बहुत ज्यादा है तो उसमें हम लोग रेस्क्यू लॉन्च नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो फ्लड वाटर जब इतना ज्यादा उसकी स्पीड रहती है तो हमारी बोट्स और हमारे जो इंजन्स हैं जी वो उस स्पीड को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनका जीवन जो है खुद जो है खतरे में पड़ जाता है। कई बार जो है ये रहता है कि जब हम जाते हैं तो थोड़ा पब्लिक की भावनाओं समझ में आती हैं। बिल्कुल, अगर उसके किसी का नियर एंड डियर वन उसमें फंसा हुआ है तो वो निश्चित उत्तेजित रहता है, बट कई बार ये देखा गया है कि वो हम लोगों को मतलब काम करने में कभी कभी उतनी आजादी नहीं देते हैं, जबकि हम लोग हमेशा उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब हमें जो है मौका दीजिए, हम लोग पूरा एज अ प्रोफेशनल फोर्स हम लोग हैं, हमें हमारे इसकी ट्रेनिंग है। जी कभी कभी ये देखा गया है, वैसे तो ज्यादातर हमें सब जगह जनता का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और जो लोकल प्रशासन है उनसे भी बड़ा अच्छा सहयोग मिलता है। पीयूष जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि भारत में जो हम आपदा न्यूनीकरण यानी आपदाओं की संख्या में इस तरह की घटनाओं में कमी लाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्य प्रणालियां अपनाई जा रही हैं, इनके बारे में बताएंगे? आपने जिस रिडक्शन की बात कही, ये जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि जी हमारा जो मैंडेट है, हमारा बेसिक जो हमारा कार्यक्षेत्र है वो है आपदा अगर होती है तो उसमें मदद करने के लिए रिस्पॉन्ड करना। हमारा जी जो नाम है वो भी यही है, जी नेशनल जी डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो मिटिगेशन या जो कम करने वाली बात है उसमें हमारा डायरेक्ट रोल नहीं है, उसके लिए अन्य एजेंसीज है। एक रोल जरूर हम लोगों का है जो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अच्छी तरीके से वो पूरा करें, वो है पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। जी मतलब जगह जगह जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, अलग अलग जगह जाके वहां पे पब्लिक को, स्कूल्स को, सबको इन्वॉल्व करते हैं। उनको हम लोग बताते हैं कि क्या क्या हर जगह, आप जानते ही हैं, हर जगह का जो डिजास्टर प्रोफाइल है वो अलग रहता है। कहीं पे फ्लड का रिस्क ज्यादा रहता है, कहीं पे अर्थक्वेक का रिस्क ज्यादा रहता है, कहीं पे एवलांचे का रिस्क है। वो वहां की जो ज्योग्राफी है उसके हिसाब से। तो हम लोग वहां जब जाते हैं तो वहां पे लोगों को इकट्ठा करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को इकट्ठा करते हैं और उनको बताते हैं कि भी कैसे कैसे आप क्या एहतियात बरत सकते हैं कि आप अपना जो है डिजास्टर से आप बच सकें, और अगर डिजास्टर हो जाता है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो ये जो पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने वाली जो काम है, ये जरूर है कि जो हम लोग कह सकते हैं कि डिजास्टर रिस्क के रिडक्शन में हमारा योगदान रहता है। पीयूष जी, एक आखिरी सवाल आपसे बस यही पूछना चाहूंगा कि जब भी आप लोग कार्य करते हैं तो पार्टिसिपेशन अगर हो लोगों का तो बेहतर होगा। तो ऐसा आपका मानना है कि आम व्यक्ति अगर इसमें आपकी सहायता करे तो मदद हो सकती है और काम बेहतर हो सकता है, या आप जो करते हैं वही बिल्कुल परफेक्ट है? मैं तो आपके माध्यम से सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जो भी कर रहे हैं, जितने ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतना अच्छा है। जी और कोई भी आदमी अगर हमारा साथ दे रहा है तो मैं उसको पहले से ही धन्यवाद देना चाहूंगा। ऐसे मैं इतना बताना भी चाहूंगा कि हम लोग सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होते हैं जी पूरे देश में, आपदा मित्र हैं, होमगार्ड्स हैं, हर स्टेट में एसडीआरएफ बनी हुई है। जी तो उन सब की ट्रेनिंग में भी हम लोग बड़ी एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में चीज है मोर द मेरियर। राइट तो अगर ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज घटना आती है तो एक चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है तो वो आदमी जो वहाँ पड़ोसी है वो रिस्पॉन्ड करेगा, जो वहाँ पे बगल में पुलिस थाना है या फायर स्टेशन है वो रिस्पॉन्ड करेगा। हम लोग क्योंकि थोड़ी लिमिटेड जगह पे है और थोड़ा दूर है तो हमें रिस्पॉन्ड करने में जो ट्रैवल टाइम है उतना लगेगा। जी और जो गोल्डन आवर वाली बात है, तो जो सबसे पहले पहुंच रहा है वो जितना योगदान दे देगा। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो इनकी अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करते हैं या जो हम लोग जाके कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, तो मकसद यही है कि कुछ बेसिक चीजें जो हम लोग बता सकें उनको, बिकॉज उनके पास इक्विपमेंट तो नहीं होगा कि जो हमारे पास है, जी बट कुछ चीजें वो जरूर कर सकते हैं जिससे कि वहां पे लोगों को राहत भी मिलेगी और जो नुकसान हुआ है वो कम हो जाए। पीयूष आनंद जी, हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आपदा जोखिम को कम करने में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक पीयूष आनंद और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल
न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।